हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एमपीसी 031 का ब्लॉक 1 चल रहा है और इसमें यूनिट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट 2 का अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो क्रॉस कल्चरल अप्रोच को भी ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्ट्रैटेजीज या प्रिंसिपल जो है वो बनाए जाते हैं। अब उसी का इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम वेस्टर्न कंटेक्स्ट में इसको देखें। और बहुत सारी ऐसी वेस्टर्न थ्योरीज हैं जो इंडियन कंटेक्स्ट में बिल्कुल भी काम नहीं आती हैं। यहाँ पे आपको ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके बताएंगे। तो जैसे ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पहला जो अपीयरेंस हुआ था इंडियन सेटिंग में वो 1960 में हुआ था। कहने का मतलब ये है कि पहली बार जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसको जो इनकॉर्पोरेट किया था इंडियन सेटिंग्स में या इंडियन मैनेजमेंट में वो 1960s में किया था। एंड द रिव्यूज ऑफ लिटरेचर आइडेंटिफाई 3 phases इन द इन्वॉल्विंग नेचर ऑफ ओबी इन इंडिया। मतलब किस तरीके से हमारे इंडिया में ओबी इवॉल्व हुआ है उसके 3 phases बताए गए हैं। पहला फेज जो है ना इसमें वो है रिप्लीकेशन। रिप्लीकेशन में ये कह रहे हैं कि इनिशियली इंडियन स्टडीज रिप्लीकेटेड ऑलमोस्ट ऑल वेस्टर्न थ्योरीज के। इंडिया में जो स्टडीज हुई थी ना उन्होंने सारी वेस्टर्न थ्योरीज को ही रिप्लीकेट कर दिया था, कॉपी कर दिया था अपने इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम में। जितनी भी वेस्टर्न मैनेजमेंट सिस्टम की जो थ्योरीज थी, जो हम यूजुअली अभी भी आप देखोगे कहीं एमबीए वगैरह में आपको जो थ्योरीज पढ़ाई जाती है उसमें मैक्सिमम जो होती है वो वेस्टर्न थ्योरीज ही होती हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसी को रिप्लीकेट कर दिया, उसी के कॉन्सेप्ट और उसी के मेथड जो हैं, ये सोच के कि उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है कि अगर वहाँ का कोई पॉलिसी है या उस तरह का कोई मेथड है, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जो वेस्टर्न कंट्री में यूज़ हो रही है, वही चीज़ शायद इंडिया में भी काम आ जाएगी क्योंकि यूनिवर्सली वैलिड है, ऐसा मान के किया गया। लेकिन उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट फाइंडिंग्स मिली और उन चीज़ों को इतना ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, हाउएवर एज सच द नंबर ऑफ सच इनकन्सिस्टेंट फाइंडिंग केप्ट इंक्रीजिंग। पहले तो उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। इनकन्सिस्टेंट फाइंडिंग मतलब कुछ उसका अप्रोप्रिएट यूज़ नहीं हो पा रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था, कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। जिस तरह के प्रिंसिपल्स वो फॉलो कर रहे थे मैनेजमेंट के, जो ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिससे बहुत बेनिफिट हो चुका था ऑर्गेनाइजेशंस को, वो इंडिया में इतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे थे इंडियन कंपनीज़ को। तो जब ये चीज़ बढ़ती गई, पहले तो इग्नोर करा, लेकिन जब ये बढ़ता गया तो इंडियन कल्चर वॉज ब्रॉट इन एज एन एक्सप्लेनेशन। फिर क्या किया उन्होंने, बोला कि ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा कल्चर बहुत फ़र्क है। वो वेस्टर्न कल्चर की बेस पे बनी हुई स्ट्रैटेजीज़ है, हमारा इंडियन कल्चर है और ये कल्चर की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो मीड है, मीड रिप्लिकेटेड, इन्होंने लिपिट और वाइट की स्टडी को करा था बिल्कुल रिप्लिकेट, यानी कि वही जो स्टडी वहाँ करी गई थी उसको सेम टू सेम इंडियन मैनेजमेंट पे रिप्लिकेट करने की कोशिश करी थी, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट बिकॉज ऑफ इंडियन कल्चर इज अथॉरिटेरियन लीडर में बी मोर इफेक्टिव देन अ डेमोक्रेटिक वन। इन्होंने ये दिखाया कि देखो, अगर मैं सेम पॉलिसी, सेम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी या सेम जो रिसर्च हुई है, स्टडीज़ हुई है, अगर उसको सेम टू सेम जो बाहर ऑलरेडी बहुत फ़ायदा कर रही है ऑर्गेनाइजेशन का, इनको अगर इंडियन कल्चर पे इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, तो इंडियन कल्चर क्योंकि अथॉरिटेरियन है तो वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटेरियन अप्रोच ज़्यादा काम आएगी। बिकॉज यहाँ का कल्चर जो है वो अथॉरिटेरियन का मतलब यहाँ के लोगों को एक अथॉरिटी चाहिए होती है जिसको वो फॉलो करें, एक बॉस चाहिए होता है, एक लीडर चाहिए होता है जिसको वो फॉलो करे, वो उसकी बात सुनते हैं तब काम करते हैं। कहने का मतलब इनडायरेक्टली इनका कहना ये था कि यहाँ पे जिस तरह का कल्चर है, लोग अपने आप इनोवेट नहीं करते हैं, इनिशिएट नहीं करते हैं, उनको डायरेक्शंस चाहिए होती हैं फॉलो करने के लिए या ऑर्डर चाहिए होता है किसी से, तब वो काम करते हैं और उसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए। अब ये इनकी एक्चुअली में स्टडी थी क्या, लिपिट एंड वाइट की स्टडी की थी क्या, मैंने यहाँ पे साइड में ये आपको लिखी हुई है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। इनकी जो स्टडी थी ना लिपिट एंड वाइट की, वो ये थी कि अथॉरिटेरियन जो अप्रोच होती है उसमें क्या है कि जो ग्रुप तभी काम करते हैं जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, मतलब जो अथॉरिटी है यानी कि जो सुपरवाइज़र है या जो बॉस है, जो मैनेजर है, वो उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बार बार बोलता है करो करो, काम करो, जल्दी करो, टाइम पे ख़त्म करो, उस तरीके से। तो हाई लेवल ऑफ एग्रेशन और डिपेंडेंसी ऑन लीडर, कि लीडर पर डिपेंडेंट होते हैं, जब लीडर कहेगा तभी काम करेंगे, अपने आप इनिशिएटिव नहीं लेते, वो हो गया अथॉरिटेरियन अप्रोच। दूसरी इन्होंने कहा था एक डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है जहाँ पे ग्रुप पहले से ही प्रोडक्टिव होते हैं
उनमें हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और कॉपरेशन और क्रिएटिव होता है। मतलब जो डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो इतना ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं देता है, जो बॉस है वो खाली एक डायरेक्शन बता देता है और वो अपने आप ही सारे जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं या बॉस के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो अपने आप काम करते हैं, उनको अपने आप पता होता है कि हमारा काम क्या है, वो खुद ही बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, वो खुश होकर काम करते हैं, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं काम में, वो ग्रो करना चाहते हैं और वो डेमोक्रेटिक होता है, मतलब सबके इक्वल राइट्स होते हैं वहाँ पे। और बॉस और सबॉर्डिनेट में ज़्यादा गैप नहीं होता है, सबसे डिसीजन पूछ के लिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा वो अथॉरिटी फिगर का जो रोल है वो नहीं होता डेमोक्रेटिक अप्रोच में। तीसरी अप्रोच बताइए लेजेस फेयर, जहाँ पे ग्रुप्स बहुत लेस प्रोडक्टिव होते हैं, लेस ऑर्गेनाइज होते हैं। लेजेस फेयर अप्रोच होती है जहाँ पे जो लीडर है या जो बॉस है ना वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है, चाहे जो मर्जी करते रहे टीम मेंबर, उसको काम चाहिए, वो टीम मेंबर अपने आप डिसीजन भी लें, अपने बहुत ही ज़्यादा लीनियंट होता है, ठीक है। तो इन तीनों अप्रोचेस के बारे में बताया था लिपिट और वाइट की स्टडी ने। तो जब मीड ने ये चीज़ इंडिया के कल्चर पे अप्लाई करके ये शो किया कि इंडियन कंटेक्स्ट में अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल वाज फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव। क्यों? डेमोक्रेटिक से ज़्यादा अथॉरिटेरियन चला, क्योंकि यहाँ पे ना अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाता है। दिस वॉज एट्रीब्यूटेड टू कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में ना लोगों को हायरार्की की आदत है कि कोई ना कोई हेड होना चाहिए जिसके नीचे फिर मैनेजरियल लेवल्स के लोग, उसके नीचे फिर एम्प्लॉयज़, उसके नीचे फिर वर्कर। इंडिया में सबको कोई भी, चाहे आप हाउस होल्ड ही ले लो, हमारे कल्चर में एक घर है तो उसमें भी एक हेड ऑफ द हाउस होता है, जैसे यूजली मेल्स होते हैं अगर हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात करें। बट एनीवेज एक हमारे कल्चर में हर जगह पे एक अथॉरिटी फिगर होना ज़रूरी है जिसकी बात सारे लोग सुनेंगे, तभी काम होगा घर में। अगर सबको अपने अपने इक्वल राइट्स दे देंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में फाइटिंग हो जाती है राइट्स के लिए और बहुत केओस हो जाता है। तो कह रहे बिकॉज इंडियन कल्चर में अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ये सिखाया जाता है बचपन से ही कि हमें अथॉरिटी को फॉलो करना है, इसलिए वहाँ पे सब लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि जब तक हमें कोई ऑर्डर नहीं देगा हम लोग कुछ काम इनिशिएट नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे। अपने गोल्स भी अगर हमें पता है जो है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई अथॉरिटी फिगर, कोई लीडर होना चाहिए जो हमें बताए हमें क्या करना है। तो कोई डायरेक्शन दिखाने वाला होना चाहिए, हम उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से सारे लोग उठ के जो है लीड नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे रिप्लिकेशन नहीं हो पाई स्टडी की। कहने का मतलब है जो डेमोक्रेटिक अप्रोच बाहर जो बहुत अच्छे से चलती थी वेस्टर्न कल्चर में, वो इंडियन कल्चर में नहीं रिप्लिकेट हो पाई। ये चीज़ यहाँ इन्होंने दिखाई। फिर आगे जो सेकंड फेज था वो था डिसएन्चैंटमेंट। तो फिर क्या हुआ कि जो इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग्स थी वो आती रही। इंडियन स्कॉलर बिगेन गेट डिसएन्चैंटमेंट विद वेस्टर्न थ्योरीज और मॉडर्न। डिसएन्चैंटमेंट का मतलब है कि वो जो उस थ्योरीज में इतने ज़्यादा इंचैंटेड थे ना, इंचैंटेड का मतलब है कि उनको लगता था वही थ्योरीज ही सब कुछ है, जो वेस्टर्न मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं वही सब कुछ है, उन्हीं को फॉलो करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे उससे अलग होने लगे। अब जो इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम था उन थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा अपने से अलग करने लगा। एंड देन मैस्लो की, जैसे बता रहे हैं कि मैस्लो की जो नीड हायरार्की वाली थ्योरी है वॉज नॉट फाउंड टू होल्ड ट्रू इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बहुत ही एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है कि जो मैस्लो की जो नीड हायरार्की वाली थ्योरी है ना, ये देखा गया कि यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही मतलब ट्रू है ही नहीं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में। मैस्लो की थ्योरी क्या बताती है आपको कि यूजुअली पहले लोग किस लिए काम करते हैं, अपने बेसिक नीड पूरे करने के लिए, जैसे सर्वाइवल नीड जो होते हैं कि खाने पीने का मिल गया, पहनने का मिल गया, रहने का मिल गया। फिर वो अपने सिक्योरिटी नीड्स पूरे करने की कोशिश करते हैं कि हम इतना कमा ले कि हम सिक्योर हो जाए। फिर उसके बाद वो अपने सोशल बिलोंगिंग नीड्स पूरे करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप बना पाए। उसके बाद वो अपने ग्रोथ की तरफ देखना शुरू करते हैं, धीरे 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 करते करते अपने हायर लेवल नीड्स की तरफ आते हैं जहाँ पे वो सेल्फ एक्चुअलाइज तक पहुँचते हैं, जब उनको लगता है कि हमें अब अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक काम करना है और जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो पोटेंशियल है, वो सब हमें बाहर लेके आनी है ताकि हम हायर लेवल तक जा सके, जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक हमारी पोटेंशियल है हमारे अंदर या जो हमारी एबिलिटी है उसको समझ सके। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो चीज़ इंडियन कल्चर में बिल्कुल ट्रू नज़र ही नहीं आई उनको, कि यहाँ पे लोग सेल्फ एक्चुअलाइज करना नहीं चाहते, यहाँ बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं, यहाँ पे लोग अपने सोशल बिलोंगिंग नीड्स तक ही रह जाते हैं, उसके ऊपर आना नहीं चाहते हैं। तो इस टाइप से इन्होंने बोला कि वो थ्योरी तो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती नहीं है इंडियन कंटेक्स्ट में। फिर इन्होंने बताई टू फैक्टर थ्योरी जो दी थी
हर्जबर्ग ने, वो भी यहाँ पे जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला उसको। थ्योरी वाई ऑल्सो डिड नॉट सीम टू कैरेक्टराइज इंडियन बिकॉज इंडियन व्यू वर्क एज अ ड्यूटी टू बी परफॉर्म। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, 2 फैक्टर थ्योरी जो हर्जबर्ग ने दी थी वो ये थी, इन्होंने कहा था कि 2 फैक्टर होते हैं, एक तो मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये वाले फैक्टर होंगे तो जो वहाँ के एम्प्लॉय है ना वो बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। अचीवमेंट फैक्टर होना चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए काम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडवांसमेंट और ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये वो वाले फैक्टर है जो अगर आप कंपनी प्रोवाइड करेगी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अपने काम से और वो खुद ही इनोवेशन करेंगे, क्रिएट करेंगे, बहुत काम करेंगे। दूसरा फैक्टर उन्होंने कहा था हाइजीन फैक्टर है, जिनके ना होने से यूजुअली डिससेटिस्फैक्शन रहती है। ये होने से इनके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन तो नहीं मिलती, लेकिन अगर मिसिंग हो ना तो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन मिलती है। तो एग्जाम्पल जैसे कंपनी की पॉलिसीज़ ख़राब हो, अगर सुपरविजन जो है वो ढंग से ना किया गया हो, सैलरीज प्रॉपर ना हो, इंटरपर्सनल रिलेशन ख़राब हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हो, तो ये चीज़ें वर्कर को डिससेटिस्फाई रखती है। इसको हाइजीन फैक्टर बोला था। तो मोटिवेटिंग फैक्टर और हाइजीन फैक्टर 2 फैक्टर इन्होंने बताए थे। और ये कह रहे हैं इस थ्योरी को तो यहाँ सपोर्ट ही नहीं मिला, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में इस थ्योरी को माना ही नहीं गया कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स होने चाहिए या कुछ हाइजीन फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती कि लोगों को अचीवमेंट मोटिवेशन कैसे करनी है, या जो कंडीशंस हैं सैलरी वगैरह है जैसे, उनका ध्यान रखें कि भाई लोग डीमोटिवेट ना हो या डिससेटिस्फाइड ना हो। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मानते ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कि इसका ध्यान में रखते हुए वर्कर्स की कंडीशंस का, इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करी गई। फिर थ्योरी वाई जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई थी। थ्योरी एक्स ये कहती है कि वर्कर लेज़ी होते हैं, वो हमेशा रेस्ट करना चाहते हैं, जब तक आप उनको फोर्स नहीं करोगे वो काम नहीं करेंगे। तो वो थ्योरी एक्स थी। और थ्योरी वाई थी कि वर्कर पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव सोचती है कि वर्कर बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, सब लोग काम करने के लिए आते हैं, वो मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए। आप उनको फैसिलिटी दो, वो बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। उनका भी एक सेंस ऑफ पर्पस यही होता है कि उनको कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। ये थ्योरी वाई हमने पढ़ी थी जो पॉजिटिव बहुत सोचती है अपने एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि थ्योरी वाई बिल्कुल भी इंडियंस के लिए सही नहीं बैठी, वो इंडियंस को करेक्टराइज कर ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि इंडियंस व्यू वर्क एज ड्यूटी टू बी परफॉर्म फॉर सेक ऑफ द फैमिली। क्योंकि इंडियंस यहाँ काम को अपने लिए नहीं करते, यहाँ अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं इंडियंस। वो चाहे तो उनको मौका मिले तो वो आराम करने लग जाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड भी इन्होंने लिखा हुआ है कि आराम करके, ये देखो ये वर्ड है स्पेशली कि इस कल्चर में एक वर्ड है आराम, जिसका मतलब है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ के लोग जो है हार्ड वर्क और इनोवेशन पे बिलीव नहीं करते। वो अगर उनको लगे कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर की तरफ से तो वो आराम करने लगते हैं, यानी कि वो काम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी एक्स ज़्यादा सूट कर रही थी इंडियन कंटेक्स्ट में रादर देन थ्योरी वाई। यहाँ पे लोग अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करने के लिए नहीं काम करते, अपने पोटेंशियल्स डेवलप करने के लिए नहीं करते हैं, पैशन की तरह नहीं करते हैं। इंस्टेड यहाँ पे लोग बिकॉज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और बहुत सारी उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, इसलिए वो काम करते हैं। तो उनको मौका मिलेगा तो वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया कि अब जो वेस्टर्न थ्योरीज थी ना उससे धीरे धीरे दूर होते गए इंडियन मैनेजमेंट के जो लोग थे, जो रिसर्चर्स थे, इन स्टडीज़ को भूलते, क्योंकि वो मैच ही नहीं हो रही थी, एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी इंडिया में। तीसरा फेज आया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करा, फिर उन्होंने सोचा कि कुछ आइडियाज़ वहाँ से लेते हैं, कुछ अपने बनाते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। उसको बोलते हैं अमेलगेमेटिव अप्रोच। दोनों को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट में वेस्टर्न और इंडियन कंटेक्स्ट दोनों को लेके फिर से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो है वो प्रिंसिपल्स बनाए जाएं। फिर से इसमें सोचा जाए कि हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपने इंडियन कल्चर को भी इंक्लूड करें। तो चक्रवर्ती फॉर इंस्टेंस एनुमरेटेड एज सम ऑफ द आइडियलाइज इंडियन वैल्यूज rooted in Indian ancient psycho spiritual thought such as चिट्टा शुद्धि, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड को बोलते हैं चिट्टा शुद्धि, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्ट्रेन, मतलब इन सारी चीज़ों को अपने मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में इंक्लूड करो। क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर ये वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा है कि प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, खुद का डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्ट्रेनमेंट, इन चीज़ों को हम लोग इनकॉर्पोरेट करें, अपने इंडियन वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करें। And he suggested that these psycho-spiritual values have a normative role in transforming work. इन चीज़ों का एक normative role है,
नॉर्मल माना जाता है, मतलब ये चीज़ें आम तौर पे देखी जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इन वैल्यूज़ को जो जगह दी जाती है। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट वेस्टर्न कंसेप्ट्स वर फाउंड टू बी रेलेवेंट इन इंडियन, कुछ ऐसे भी थे जैसे यहाँ पे साइको एनालिटिक फ्रेमवर्क बोला है, ये बड़ा जो था कहते हैं कि ये बहुत एक बेटर जो था कॉन्सेप्ट था इंडियन साइकी को समझने में, इंडियन कल्चर को, सोसाइटी को समझने में, इससे बड़ा हेल्प मिली। तो ये जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था साइको एनालिटिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम अपने अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं कि हमारे माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें होती हैं, हम कैसे अपने अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली अवेयर कर सकते हैं। तो ये सारी जो ये वाली अप्रोच थी ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, जिससे हमें बहुत आइडियाज़ और फंक्शनल अप्रोच जो है, इसमें फंक्शनल आइडियाज़ जो है वो उससे हमें मिले। तो फाइनली फिर इन्होंने क्या किया, थर्ड फेज में इंटीग्रेशन किया। तो पहले रिप्लिकेशन करके देखी, नहीं हो पाई, रिप्लिकेशन फेल हो गई। फिर डिसएंचैंटमेंट हुई कि धीरे धीरे उन पॉलिसीज़ को हटाने लगे, कम करने लगे, उनको लगा ये काम नहीं आ रही है। फिर इंटीग्रेशन करी कि कुछ आइडिया वहाँ से ले लो और कुछ अपने इंडियन वैल्यू सिस्टम के हिसाब से डेवलप कर लो। तो ये था इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे चेंज हुआ। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एनवायरमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज। आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चेंज हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो अब टू मच चेंज में लीड टू केओस, कह रहे हैं कि चेंज होना ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे तो केओस होगा। टू लिटल चेंज में भी स्टिफलिंग एंड मे कॉज स्टैग्नेशन, और अगर बहुत कम चेंज होगा तो स्टैग्नेशन आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी चीज़ों में, वहीं रुक जाएंगी सब चीज़ें। तो कम चेंज भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओबी ड्यूरिंग सच डायनामिक टाइम्स पर्टिकुलरली इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु मैनेज और इवन एस्पायर टू मैनेज। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो इन चेंजेस को मैनेज करते हैं, तो उनका रोल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। थ्योरीज अबाउट ओबी हेल्प मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेव। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरीज क्या हेल्प करती है मैनेजर्स की ये समझने में कि ह्यूमन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करते हैं। हेल्प देम मेक गुड बिजनेस डिसीजन, उनको अच्छे बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करती है। गाइड देम अबाउट एक्शंस टू टेक, कि किस तरह के एक्शंस लेने हैं, और रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग, और किस तरह के एक्शंस नहीं लेने हैं, ये हेल्प करती है। तो इन पर्टिकुलर जो नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ये मैनेजर को 4 चैलेंजेस को वो करने में हेल्प करती है कि कौन से 4 चैलेंजेस से वो डील कर सके। एक तो ग्लोबलाइजेशन का जो चैलेंज है, ग्लोबलाइजेशन जहाँ पे हमें पता है कि हम सारे कल्चर के, अलग अलग कल्चर के लोगों से अलग अलग जगहों से डील करना पड़ता है। फिर डाइवर्सिटी जो इंक्रीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफोर्स की, कि अलग अलग बैकग्राउंड के, डाइवर्स बैकग्राउंड की वर्कफोर्स हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको कैसे डील करना है। टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, अकम्पनिंग द नीड फॉर स्किल एनहांसमेंट, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके लिए नए स्किल्स कैसे एनहांस करने हैं। और डिमांड फॉर एथिकल बिहेवियर, और कैसे हमारा बिहेवियर एथिकल रहे अपने वर्क प्लेस पे। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो मैनेजर्स के सामने आते हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प करती है इन चीज़ों को डील करने में। द टॉपिक स्टडीड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन्वॉल्व मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज दैट आर कंसर्न विद एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका स्कोप क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सच एज द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क प्लेस, एम्प्लॉय नीड्स, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंटरपर्सनल रिलेशन, ग्रुप डायनामिक्स, कम्युनिकेशन, वर्क एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, चेंज मैनेजमेंट, क्रिएशन ऑफ हारमोनियस क्लाइमेट फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, फिर ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, स्ट्रेस। ये सारे इतने डाइवर्स टॉपिक हैं जो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ाए जाते हैं। जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ मैनेजर ही नहीं, कोई भी लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे एजुकेशनल हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सबको ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव कर सकें। ये यूनिट यहाँ पे अब फिनिश हो गया।
अब नेक्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।